नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। इसके अलावा खेती, बागवानी, डेयरी विकास, पर्यटन, परिवहन व्यवस्था और तमाम दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा पत्र में लोगों से वादे किए हैं। पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम में उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूं जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। तो बहुत सारी बातें हैं। केंद्र सरकार, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की। 1 साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया। चूंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम एफसीआई में नहीं खरीद करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है। हम तो वादा तो 2500 का किए थे। अभी किसानों को जो मिल रहा है, अभी धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो 2640 रुपये में 1 नवंबर हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपये। तो हम घाटा नहीं होने देंगे। और निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसका नतीजा 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से कांकेर की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पिछले महीने कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन से यह सीट खाली हुई है। नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। वहीं 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को तय की गई है। वहीं रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और चुनाव को लेकर तैयारी और आवश्यक दिशा निर्देश देंगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। कि हमारी सरकार के पिछले 4 साल के किए गए विकास के कार्य, स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानु प्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानु प्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस का विधायक एक बार फिर से भानु प्रतापपुर से चुन के आएगा। और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा जो सपने देखे गए थे भानु प्रतापपुर के विकास के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजा भी आ जाएगा। जोर शोर से आपको ये भी बता दें कि तैयारियों में पार्टियां लगी हुई हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, बाय इलेक्शन में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्या सियासी तैयारियां राजनीतिक दलों की? बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर की जो सीट खाली हुई है उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ऐसा कहना है कि इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव की तैयारियों को लेकर वो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तैयारियां शुरू हो गई हैं और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रतिबद्धता से लग गए हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के जरिए जो आम जनता जो है वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी
प्रत्याशी को चुनेगी, ताकि जो स्वर्गीय मनोज मंडावी है उन्होंने जो भी सपना देखा था वो पूरा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार बीजेपी की बैठकें भी वहां पर शुरू हो चुकी हैं, जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठकें शुरू हो गई है, कांग्रेस की अपनी बैठकें जो है वो शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि चुनाव में कौन होगा प्रत्याशी, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि करीबन 1.25 साल केवल जो है वो चुनाव को बचे हुए हैं, और ऐसे में जो है केवल 1.25 साल चुनाव को बचे हुए हैं, और ऐसे में ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो काफी मायने रखेंगे कि इनके जो नतीजे होंगे वो काफी मायने रखेंगे, क्योंकि सरकार के जो काम है उसको किस तरह से बस्तर उधर मुहर लगी है। प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये सीट। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि बीजेपी भी जो है वो पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1.25 साल में अगर ये चुनाव होगा, पहले चुनाव होगा, और इसके जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं इसके मैसेज जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए भी अलग तरीके के होंगे। दूसरी, राज्य निर्वाचन आयोग भी आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बाई इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसी लिहाज से सियासी दलों की तैयारियां भी हैं, और हो सकता है कि कांग्रेस को संभव है कि सिंपैथी वोट भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया ममता, आपका पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। हमारे कार्यकर्ता उपचुनाव को लेकर प्रतिबद्ध हैं, दिवंगत मनोज मंडावी के सपनों को पूरा करेंगे। जनता कांग्रेस कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएगी। रायपुर से बड़ी खबर है, एसटी आरक्षण पर राजभवन से सरकार को चिट्ठी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी, सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी मांगी है। विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं या अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान किया जाए। जनजातीय समाज में असंतोष का हवाला भी दिया है। और रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ मैतारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ मैतारी के नाम पर ट्वीट किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी किया है। 3 राज्यसभा सांसदों का लापता पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में रंजीता रंजन, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला के चेहरे हैं, और ट्वीट कर बीजेपी ने सवाल पूछे हैं। पूछती है छत्तीसगढ़ मैतारी कहां हैं तीनों सांसद। दिल्ली बिहार के ये सांसद राज्योत्सव में भी नहीं आए, सवाल भी बीजेपी ने उठाए। देखिए ये पोस्टर जारी किया है, बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें 3 राज्यसभा सांसदों की तस्वीरें लगाई हैं बीजेपी ने। पोस्टर में रंजीता रंजन, के टीएस तुलसी, राजीव शुक्ला की तस्वीर लगाई। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं ये एक राजनीतिक नौटंकी है। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़िया महतारी का अपमान किया है। अब इससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अपना रही है ये हथकंडा। मामले में बीजेपी अपना रही लगातार नए हथकंडे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया जाना एक राजनीतिक नौटंकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारी अस्मिता का भी अपमान किया, और उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार के काम कर रही है। कल छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति पे सवाल खड़ा किया गया, आज सांसदों के नहीं आने पे सवाल खड़ा किया गया। सांसदों का राज्योत्सव में नहीं आना बड़ा विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने सांसद राज्योत्सव में शामिल हुए थे। रायपुर जहां पे राज्योत्सव हुआ वहां के सांसद सुनील सोनी कब शामिल हुए थे, कितने बार शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के किए गए अपमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि वो
सीधे बिना लाग लपेट के छत्तीसगढ़ महतारी से माफ़ी मांगे, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनसंख्या से माफ़ी मांगे। इसका और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। रायपुर से बड़ी खबर है, लगातार बढ़ रही यात्रियों की मुश्किलें। रेल प्रशासन ने 6 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया है। यात्रियों की लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। 5 एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द किया गया है। एक ट्रेन को आधे रास्ते तक ही चलाया जाएगा। और कल भी SECR ने 24 ट्रेनें रद्द की थी। रद्द होने वाली गाड़ियां 7 से 9 नवंबर तक चलेंगी। कोरबा इतवारी एक्सप्रेस 6 से 8 नवंबर तक चलेगी। इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस 7 से 9 नवंबर तक और बिलासपुर इतवारी एक्सप्रेस 7 से 9 नवंबर तक। इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस आपको बता दें 7 से 9 नवंबर तक बिलासपुर कोरबा एक्सप्रेस चलेगी और बीच में रद्द होने वाली गाड़ियां भी आपको बता दें 7 से 9 नवंबर तक गोंदिया विदर्भा एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन तक ही चलेगी। पूर्व गृह मंत्री और कोरबा जिले से विधायक ननकी राम कंवर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका बेटा संदीप कंवर की चर्चा जिले भर में हो रही है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, कारनामा भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अभी देखिए संदीप कंवर ने आखिर किया क्या। पूर्व मंत्री ननकी राम के बेटे संदीप राम का नशे में धुत हालत में हंगामा करने का मामला सामने आया है। मामला कोरबा जिले के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड का है, जहां संदीप ने नशे में धुत होकर न केवल ड्रामा किया बल्कि लोगों के साथ अभद्रता भी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें संदीप का ड्रामा देखा जा सकता है। सूट वूट पहने संदीप नशे की हालत में एक बस के आगे चला जाता है, फिर बस के आगे ही लेट जाता है और गालियां देने लगता है। लोग जब मना करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करता है। वह सड़क पर लेटा है, लोग समझा रहे हैं, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं। बाद में उसे घर पहुंचाया गया। संदीप बीजेपी के सीनियर आदिवासी लीडर ननकी राम के बेटे होने के साथ ही वर्तमान में जिला पंचायत कोरबा के निर्वाचित सदस्य भी हैं। और मुंगेली के एकमात्र स्टेडियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का हाल बेहाल है। यहां के इंडोर स्टेडियम को दूसरे आयोजनों के लिए उपलब्ध कराने के चलते खेल मैदान की हालत खराब हो रही है। हाल में शिक्षक संगठन को आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम को दे दिया गया, जिसके आयोजकों ने बैडमिंटन कोर्ट में टेंट लगाया। टेंट लगाने से खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे। उसके बाद नाराज खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया में स्टेडियम की दुर्दशा का पोस्ट वायरल किया, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को तत्काल इंडोर स्टेडियम से टेंट हटवाने और कार्यक्रम बाहर कराने के निर्देश दिए हैं। खिलाड़ियों ने प्रशासन से अपील की है कि खेल आयोजन के अलावा किसी भी निजी आयोजन के लिए स्टेडियम को नहीं दिया जाए। और बलरामपुर जिला मुख्यालय से कई गांव को जोड़ने वाली सड़क सालों से बदहाल है। गड्ढों की वजह से आम दिनों में तो परेशानी होती ही है, अगर बारिश हो गई तो मुश्किलें दोगुनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया था। इस रास्ते से करीब 15 किलोमीटर तक सफर मौत का सफर से कम नहीं। लोग बताते हैं कि कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। हालांकि पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने इस बाबत आश्वासन दिया है। तो देख ही रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों को मतलब रोज दिन हम लोगों को जिला बलरामपुर जाना रहता है। हमारा काम वही है, इसी रास्ते से जाते हैं। कभी कभी तो गिरना भी पड़ता है। रास्ते में तो इतना पानी भर जाता है कि लगता है कि हमारा गाड़ी पताल में घुस जा रहा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है। ग्राम जवाहर नगर से पर डे बलरामपुर आना जाना है, हमारा वहीं ड्यूटी है। रोड इतना ख़राब हो गया कि हम लोग को गाड़ी से क्या पैदल जाने में डर लगता है। और पानी भरने के कारण रोड का पता नहीं चलता कहाँ रोड है कहाँ साइड है। कभी कभी तो गिर जाते हैं। कभी कोई गाड़ी घोड़ा अगल बगल से जाता है तो पूरा गीला करते हुए चला जाता है, पता नहीं चलता कि रोड है कि गड्ढा है। और कवर्धा के दामापुर मुंगेली मार्ग लंबे समय से ऐसी बदहाली में है। रास्ते पर गाड़ियों को चलने में कितनी मुश्किलें होती हैं, ये सड़क इसकी गवाही है। ग्रामीण बताते हैं कि आम दिनों में तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। बारिश होती है तो हालात बदतर हो जाते हैं। हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करने या फिर मरम्मत करने की मांग की है। लोगों के मुद्दे को उठाते हुए JCCJ ने कहा कि अगर जल्द सड़क निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
कवर्धा जिले की अगर सड़कों की बात की जाए तो कवर्धा जिले में सभी सड़कें जितने हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क, एकदम जर्जर है। और उन जर्जर सड़कों में एक और सड़क है जो दामापुर बाजार पंडरिया ब्लॉक का है, दामापुर से डोंगरिया, जिसमें बरसात तो छोड़िए अब चलने की स्थिति नहीं है। हम स्थानीय प्रशासन को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर सप्ताह भर के भीतर अगर निर्माण नहीं होता है तो फिर जब तक नहीं बनेगा हम सड़क के ऊपर बैठे रहें। और कोंडागांव जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जाम कोटपारा के एक कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स की 2 अन्य दुकानें भी आग की लपटों में आ गईं। सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल वाहन भी आग बुझाने में समय रहते कामयाब नहीं रही और वाहन का पानी खत्म हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसपी दिव्यांग पटेल और पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली करवाया। आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांकेर, नारायणपुर और जगदलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आगजनी में 2 करोड़ से अधिक का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। पूरी घटना ने नगर पालिका और नगर सेना की आपदा व्यवस्था की पोल खोल दी। कोंडागांव शहर में नेशनल हाईवे 30 पर सटी हुई दुकान सत्येंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की घटना हुई है और लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पूरी दुकान उसकी लगभग जल चुकी है और तुरंत पुलिस को खबर मिलने की वजह से उस दुकान में और आसपास के रहने वाले लोगों को मौके से तुरंत हटाया गया और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। कोंडागांव फायर ब्रिगेड के अलावा जगदलपुर की फायर ब्रिगेड और नारायणपुर की फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंची हुई है और आग को जल्द से जल्द काबू में पा लिया जाएगा। नुकसान का अभी कोई भी आकलन नहीं हो पाया है। परिवार का कोई व्यक्ति या आसपास का कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या घायल नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रायगढ़ में कुपोषण का आलम यह कि इसके आंकड़े घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है। इसके पीछे वजह यह मानी जा रही है कि बच्चों में कुपोषण की उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। दरअसल योजनाओं में पहले 0 से 5 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसे 0 से 6 साल तक कर दिया गया है। जिले में 95,094 बच्चों को कुपोषण अभियान के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस साल 1226 बच्चे कुपोषण की मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए। गंभीर श्रेणी में इसकी संख्या 2082 है। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 5124 बच्चे कुपोषित हैं। दोनों जिलों को मिलाकर अभी कुपोषण के आंकड़े 12.96% दर्ज किए गए हैं, जो चिंताजनक है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। कुपोषण के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो खान पान का मिड डे मील अगर दिया जाता है उसमें कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है। ये लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा ही बरती जा रही होगी, तभी यह संभव हो पा रहा है कि किसी तरीके से यदि 1% की ग्रोथ आई है, मतलब पिछले वर्ष में लगभग 11 था और अभी 12% हो गया है कुपोषित बच्चों की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वर्षों से डटे हुए अधिकारी कर्मचारी एक ही विभाग पर हैं, शायद उसी का लापरवाही का कारण है, जिसके कारण ये लगातार बढ़ रहा है कुपोषण की। पिछले वर्ष जो हमारा वजन त्यौहार हुआ था उसमें 11.88% जिले में कुपोषण था। इस बार 12.96 हुआ है। इसमें इसलिए हुआ है कि अभी 5 से 6 वर्ष के बच्चों को इस बार प्रथम बार हम लोग उसमें वजन की निगरानी में शामिल किए हैं। सर, पहले की अगर देखा जाए तो कितने वर्ष के बच्चों को लेते थे और इस बार जो है ये कितने बच्चे बढ़े इसमें? पहले हमारे जो ग्रोथ चार्ट जो बनते थे उसमें 5 साल तक के बच्चों को कवर करते थे। इस बार हम लोग 6 साल के बच्चों को कवर कर रहे हैं। और दुर्ग से बड़ी खबर है। ट्यूशन पढ़ने गई बच्चियों से छेड़छाड़, परिजनों ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो दुर्ग से यह बड़ी खबर है, जहां बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ने गई बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई।
और अपनी बहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश में डांस कर वोट मांगा। डलहौजी विधानसभा सीट से आशा कुमारी सिंहदेव 7वीं बार चुनाव मैदान में है। अपनी बहन के चुनाव प्रचार के लिए अंबिकापुर विधायक और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हिमाचल प्रदेश के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। अपनी बहन आशा देवी के लिए प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। छत्तीसगढ़ में साधारण कुर्ता पैजामा पहनने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहां नीली जीन्स पहने हुए नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पर उनका ये गेटअप भी यहां नहीं दिखता। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को काउंटिंग।